हे एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का हमारा हिंदी ग्रामर का टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हिंदी साहित्य से रिलेटेड जो भी कवि, लेखक और जो भी रचनाकार थे उनकी रचनाएं पढ़े थे, हमने पढ़ा था। और वो रचनाएं जो थी वो हिंदी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। हमने बहुत अच्छे अच्छे कवियों और लेखकों की रचनाएं पढ़ी है ना, और उनको समझा। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, कि हिंदी साहित्य का इतिहास में किस तरह से परिवर्तन आया, कौन कौन से युग आए, कौन कौन से काल आए, उन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। इससे क्या होगा कि आपको जो भी नए वीडियो आएंगे उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है। ठीक है, देखिए हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, वो क्या है? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, यानी ये 4 भागों में बांटा गया है। तो अगर क्वेश्चन आए एग्जामिनेशन में कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है या कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आप क्या बताओगे? 4 भागों में। आपको नाम याद आना रहने चाहिए, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। उसके साथ साथ आपको डेट भी याद होना चाहिए, है ना, कि कब से कब आदिकाल था, कब से कब भक्ति काल था, कब से कब रीति काल था और कब से कब आधुनिक काल था। ठीक है, तो हम आदिकाल कब से कब का मानते हैं? 1050 ईस्वी से लेके 1375 ईस्वी तक का आधुनिक आदिकाल हम मानते हैं। ठीक है, दूसरा है भक्ति काल। भक्ति काल का समय क्या था? 1375 से 1700 ईस्वी तक भक्ति काल चला। रीति काल कहाँ से कहाँ तक था? 1700 से 1900 ईस्वी तक क्या था? रीति काल था। और आधुनिक काल यानी 1900 से लेके अभी तक का, यानी प्रेजेंट का जो टाइम है, अभी तक जितनी रचनाएं हो रही हैं वो किस में हो रही हैं? आधुनिक काल में। तो आपको चारों काल के नाम याद हो गए। आदिकाल, उसके बाद आया भक्ति काल, उसके बाद आया रीति काल, उसके बाद आया आधुनिक काल। और समय भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये समय आप देख लीजिएगा कि उसकी समय सीमा क्या थी, कब से कब तक चली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम एक एक करके सारे कालों को पढ़ेंगे कि किस काल में क्या विशेषता आई, किस काल में कौन से कवि फेमस हुए, कौन कौन सी रचनाएं फेमस हुई, उनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये सब जो कवि आपको दिख रहे हैं या रचनाकार दिख रहे हैं, ये सब आदिकाल से रिलेटेड है। विद्यापति, माधव चरण, चंद्रप्रजाई, जगनीश, है ना, ये लोग सब किससे रिलेटेड है? ये आदिकाल से रिलेटेड है। तो चलिए इनकी रचनाएं हम पढ़ते हैं। ठीक है, आदिकाल समय क्या है? 1050 ईस्वी से लेके 1375 ईस्वी। इस डेट को आप याद रखिएगा। ऑथेंटिक है डेटा, आपको इसमें कोई कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये डेटा गलत है। ये डेटा ऑथेंटिक है और गूगल से लिया हुआ है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, डरिएगा नहीं कि ये, क्योंकि देखिए अलग अलग बुक अलग अलग थोड़ा थोड़ा फेर बदल रहता है ना डेट का। तो लेकिन ये जो है ये मैंने गूगल से लिया है, गूगल से देख लिया है कि ये जो है बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है, जो कि 1050 ईस्वी से लेके 1375 ईस्वी का माना जाता है। चलिए अब इस युग को यानी आदिकाल को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, इस युग को यह नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया, यानी इस युग का आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। एक बात और आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को जो 4 भागों में बांटा गया है वो किसने बांटा था? इनका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, जो यहाँ हमने पढ़ा ना, ये 4 भागों में किसने बांटा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 भागों में क्या किया है? वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आए कि किसने 4 भागों में बांटा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या नाम दिया है? आदिकाल नाम दिया है। ठीक है, विद्यापति, इसमें सबसे पहले जो आते हैं, सबसे पहले रचनाकार कौन आते हैं? विद्यापति। अब विद्यापति की रचनाओं को हम देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं लिखी हैं। तो विद्यापति कहाँ कहाँ के रहने वाले थे? मिथिला के रहने वाले थे। मिथिला यानी जो बिहार का मिथिला ग्रुप है ना, दरभंगा मिथिला ग्रुप है, जहां से कौन बिलोंग करते थे?
सीता जी बिलोंग करती थी, उस एरिया के रहने वाले कौन थे? विद्यापति थे। और इनको क्या बोला जाता है? मैथिली के कोकिला के नाम से, यानी मैथिली भाषा में लिखने वाले प्रसिद्ध कवि कौन थे? विद्यापति थे। ठीक है, तो इनकी रचनाएं हम देखेंगे कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। कृतिलता, कृति पताका, विद्यापति पदावली, यानी ये सारी रचनाएं किस में थी? मैथिली भाषा में थी, इसीलिए इनको मैथिली भाषा की कोकिला के नाम से जाना जाता है। किसे? विद्यापति जी को। ठीक है, कहाँ के थे? मिथिला रीजन से आते थे, बिहार का जो मिथिला रीजन है वहां से ये बिलोंग करते थे। दूसरा है चंद बरदाई, है ना। चंद बरदाई कौन थे? ये किसके शासन काल में थे? ये पृथ्वीराज चौहान जी के शासन काल में थे, है ना। तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक रचना लिखी है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद बरदाई जी ने लिखा है। और ये भाषा किस भाषा में लिखी गई है? डिंगल पिंगल हिंदी में लिखी गई है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखी गई है, तो डिंगल पिंगल हिंदी में लिखी गई है। और ये किसने लिखी है? चंद बरदाई ने लिखी है ना, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, डिंगल पिंगल हिंदी क्या होती है ये एक बार आप समझ लीजिए। डिंगल पिंगल हिंदी होती है जो राजस्थानी और गुजराती की मिक्स हिंदी जो होती है, जिसको मेरू भाषा कहते हैं ना। तो ये डिंगल पिंगल एक्चुअली ये एक शैली है ना, ये भाषा नहीं है, ये शैली है। लेकिन इसको एक्चुअली किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं मेरू भाषा के नाम से, जो कि राजस्थान और गुजरात का मिश्रण है भाषा में, है ना। तीसरा है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हिंदी साहित्य में, है ना। किस्सा चाहा दरवेश, है ना, किस्सा चाहा दरवेश एंड खलिक बारी। खलिक बारी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने डाला है। तो क्वेश्चन आता है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि खलिक बारी किसने लिखी है? तो अमीर खुसरो जी ने लिखी है। एक बात और यहाँ पे आप देख लीजिए कि अमीर खुसरो जी को खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार के नाम से जाना जाता है। यानी क्वेश्चन आए कि खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे या पहले रचनाकार कौन थे? तो अमीर खुसरो जी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नरपति नालह, है ना, नरपति नालह। इन्होंने क्या लिखा था? विसल देव रासो, जो कि अपभ्रंश हिंदी। अपभ्रंश हिंदी का क्या होता है? मिला हुआ, खिचड़ी वाली हिंदी, है ना। बहुत सारी हिंदी, बहुत सारी भाषाएं, बोलियां मिल जाती हैं तो अपभ्रंश का निर्माण करती है। और ये विसल देव रासो अपभ्रंश हिंदी में लिखी गई है। और किसने लिखी है? नरपति नालह ने लिखी है। जगनीक के बारे में हम पढ़ेंगे। जगनीक एक ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने आदिकाल में बहुत अच्छा काम किया। और उन्होंने क्या लिखा? परमाल रासो लिखा, है ना। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि परमाल रासो किसने लिखा? तो जगनीक ने लिखा। अच्छा, परमाल रासो में क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था आल्हा और उदल। आल्हा और उदल के वीर चरित्र पर विस्तृत वर्णन किया गया है। किसमें? परमाल रासो में। अब ये आपसे बताओ कि ये आल्हा और ये उदल कौन थे? ये थे महोबा के रहने वाले थे। और इनकी वीरता का वर्णन किसमें किया गया है? पलमार रासों में किया गया है। और किसने लिखा है? जगनीक जी ने लिखा है ना। बुंदेलखंड का एक एरिया है जिसको हम, बुंदेलखंड के एरिया में आता है क्या? महोबा। और महोबा के रहने वाले कौन थे? आल्हा और उदल। और वो इतने वीर थे कि उनके वीर चरित्र पर परमाल रासो का वर्णन किया गया है। और किसने किया है? जगनीक ने किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? अब हमने आदिकाल पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे भक्ति काल। भक्ति काल को क्या बोलते हैं? भक्ति काल को हम पूर्व मध्यकाल भी बोलते हैं। ठीक है ना। हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। यानी अगर क्वेश्चन आए कि भक्ति काल को किस नाम से जाना जाता है, तो स्वर्ण युग के नाम से भक्ति काल को जाना जाता है। यानी हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्या है? भक्ति काल। इसको और किस नाम से जानते हैं? पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं। भक्ति काल उस दौर को कहा जाता है जब समकालीन कवियों ने ईश्वर के प्रति प्रेम, अनुराग और समर्पण की कविताएं लिखी। यानी भक्ति काल क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे कवियों ने ईश्वर के प्रति बहुत सारी रचनाएं लिखी जो कि प्रेम से, अनुराग से और समर्पण से भाव विभोर थी। ठीक है। भक्ति काल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। यानी भक्ति काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। और रामचंद्र शुक्ल जी ने और क्या किया था? हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में डिवाइड किया था, है ना।
कबीर दास जी ने इसी काल में अपनी रचना लिखी और किस भाषा में लिखी? सदुकड़ी भाषा में लिखी। सदुकड़ी भाषा का मतलब क्या होता है कि खिचड़ी भाषा, बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण था, जो भाषाओं का प्रयोग किसने किया? कबीर दास जी ने अपनी रचनाओं में किया। वहीं तुलसीदास जी की रचनाओं में अवधी और ब्रज भाषा का सम्मेलन देखने को मिलता है। और तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किन 2 भाषाओं को सम्मिलित किया? अवधी भाषा और ब्रज भाषा। ठीक है, सूरदास की रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग दिखता है, यानी सूरदास जी की भाषा किसमें थी? ब्रज भाषा में थी। वहीं जायसी ने ठेठ अवधी, और जायसी ने किस भाषा का प्रयोग किया? ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी जो कि आपको जानना बहुत जरूरी था। चलिए नेक्स्ट अब हम एक एक करके भक्ति काल के रचनाकार जो हुए, जो कि फेमस रचनाकार थे, ऐसे तो बहुत हुए लेकिन जिनका नाम आज भी हम लेते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तुलसीदास, कबीर दास, है ना, सूरदास, मीराबाई, गुरु नानक देव जी, है ना, ये लोग थे। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले भक्ति काल में अगर किसी का पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी का। तुलसीदास की रचनाएं क्या थी? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, भैरव रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, राम लल्ला नहचू, बैराग संदीपनी। ये अलग अलग है, यहाँ पर मैंने कॉमा देना भूल गया है, मैं कॉमा देना भूल चुकी हूँ, तो आप यहाँ पर देखना सब अलग अलग है। एक बार और मैं इसको पढ़ के बताती हूँ। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, जितना भी वली वली लग रहा है ना, ये ट्रिक है ना, वली, गीतावली, कवितावली, ये सब किसकी रचना है? आपको ध्यान में रखना, तुलसीदास जी की रचना है। कृष्ण गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल एक साथ होगा, पार्वती मंगल एक साथ होगा, भैरव रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, है ना, राम लला नहचू और बैराग संदीपनी, है ना, यहाँ पर कॉमा होगा। ठीक है, बैराग संदीपनी। संदीपनी जी कौन थे? मैंने पहले भी बताया है, श्री कृष्ण जी के गुरु थे, है ना, जिनका अभी भी आश्रम, अगर आप उज्जैन आओगे तो उज्जैन में उनका भी आश्रम देखने को मिलेगा, जो कि आश्रम किसके नाम से फेमस है? संदीपनी आश्रम के नाम से फेमस है, जहां पर श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने क्या किया था? शिक्षा ग्रहण किया था। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे किसकी है? सूरदास जी की। सूरदास जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं? सूर सागर, भ्रमण गीत सूर सागर से संकलित अंश है। सुर सरावली, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको अंडरलाइन करूंगी। ठीक है, तो सूरदास जी की बहुत इंपॉर्टेंट रचना है जो कि है साहित्य लहरी। अब हम पढ़ेंगे मीराबाई। मीराबाई, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से कौन सी लेखिका फेमस थी, तो वो थी महादेवी वर्मा जी, क्योंकि उनकी लिखने की शैली जो थी, है ना, लिखने का तरीका मीराबाई से मिलता जुलता था। मीराबाई ने ज्यादातर किसके नाम पर अपनी भक्ति को प्रस्तुत किया? तो श्री कृष्ण जी के भक्ति में वो लीन थी और उन्होंने उन्हीं से प्रभावित होकर अपनी रचनाएं रची, है ना। तो अभी हम पढ़ेंगे क्या कि मीराबाई की कौन कौन सी रचना है, जैसे राग गोविंद, राग शोयठा के पद, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका। ये किसने लिखा है? मीराबाई ने लिखा है। अब हम पढ़ेंगे रहीम। रहीम जी की कौन सी रचनाएं हैं? इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना। रहीम जी का पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम खाने खाना, है ना। रहीम दोहावली या सतसई, रहीम सतसई या रहीम दोहावली, रहीम सतनावली, वैरव नायिका भेद, श्रृंगार श्रोयठा और मदनाष्टक। ये किसकी रचना है? रहीम जी की रचना है। एक बार और पढ़ते हैं, रहीम दोहावली या सतसई, रहीम रत्नावली, वैरव नायिका भेद, यानी वैरव नायिका किसने लिखा है? देखिए दो है, एक है वैरव रामायण, किसने लिखा है? यहाँ पर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। वैरव रामायण यानी रामायण से रिलेटेड है तो तुलसीदास जी ने, और रहीम ने भी लिखा है वैरव नायिका, वो किसने लिखा है? रहीम जी ने लिखा है। श्रृंगार शोयठा मदनाष्टक किसने लिखा है? रहीम जी ने। अब हम आते हैं रैदास। रैदास कौन थे? रैदास मीरा जी के गुरु थे, है ना, ये गुरु थे और इन्होंने बहुत सारी बानियां लिखी है। बानियां क्या होती है? जैसे आप गुरुद्वारे जाओगे तो बहुत सारी वानियां वहां पे पढ़ी जाती है ना, तो वहां पे किसी भी वाणी को शुरू करने से पहले बोला जाता है कि
वाणी स्वामी जी महाराज की, इस तरह से बोलकर उस वाणी को शुरुआत किया जाता है। तो इनकी वाणियां आपको गुरु ग्रंथ साहिब में मिलेंगी। और वाणी किसने लिखी थी? रैदास जी ने लिखी थी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम किसकी पढ़ेंगे? जैसी की, है ना। मलिक मोहम्मद जैसी इनका पूरा नाम है। इन्होंने लिखा आखिरी कलाम, पद्मावत, कान्हावट और अखरावट, है ना। पद्मावत बहुत फेमस है। पद्मावत पर एक मूवी भी आ चुकी है, पद्मावती, है ना। पद्मावत मूवी आई है जो कि रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह पर फिल्माई गई थी। और क्या है इसमें, क्या लिखा गया कि इस जैसी ने क्या लिखा है पद्मावत में? रानी पद्मावती की सुंदरता का वर्णन किया है और राजा रतन सिंह जी की वीरता का वर्णन इस रचना में किया है, जो कि पद्मावत है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रसखान जी की। रसखान जी की प्रेम वाटिका, दान लीला, सुजान रसखान किसकी है? रसखान जी का। नानक देव जी भी भक्ति काल में ही आते हैं, ग्रंथ साहिब में संकलित है। यानी नानक जी की जो भी रचनाएं हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है, संकलन गुरु अर्जुन देव जी के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रीति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। यानी रीति काल में कौन कौन से कवि आए, कौन कौन से रचनाकार आए और वो किस तरह फेमस हुए, उनकी कौन सी फेमस रचनाएं हैं। सबसे पहले केशव दास, रामचंद्रिका, है ना। रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, छंदमाला, ये किसकी रचना है? केशवदास जी की रचना है। बिहारी लाल की रचना है बिहारी सत्यसई। घनानंद जी किससे रिलेटेड है? रीति काल से रिलेटेड है। सुजान हित, सुजान सागर, कृपा कंदन, कोक सागर, रस केल्लवल्लई, किसकी रचना है? घनानंद जी की। पद्माकर की रचना देखेंगे, जगद विनोद, पद्माभरण, है ना। पद्माभरण किसकी है? पद्माकर जी की है। भूषण की रचना क्या है? शिवराज भूषण, इनकी रचना शिवराज भूषण किसकी रचना है? भूषण की रचना। भिखारी दास जी की कौन सी रचना है? काव्य निर्णय, छंदोवर्ण, रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, किसकी है? भिखारी दास जी की है। सेनापति जी की रचना कौन सी है? कवित रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम, है ना। कल्पद्रुम, काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? सेनापति जी की। कवित रत्नाकर भी इन्हीं की रचना है। नेक्स्ट हम देखेंगे किसकी रचनाएं पढ़ेंगे। अब देखिए, अब हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ लिया आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने अभी तक पढ़ लिया आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल। अब हम आधुनिक काल पढ़ेंगे। अब आधुनिक काल थोड़ा लंबा है क्योंकि इसको भी बहुत सारे यानी 7 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। भारतेंदु युग जो कि 1850 से लेके 1900 ईस्वी का समय माना जाता है। उसके बाद आया सबसे पहले आधुनिक काल में सबसे पहला कौन सा आया? भारतेंदु युग। अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक काल में सबसे पहला कौन सा आएगा, तो भारतेंदु युग आएगा। कब से कब तक का समय माना जाता है? 1850 से 1900 तक का। उसके बाद आया द्विवेदी युग, यानी 1990 से लेके 1990 नहीं होगा, 1900 होगा यहाँ पे, ठीक है, 1920 तक का, ठीक है। छायावाद 1920 से 1936। प्रगतिवाद आया, उस छायावाद के बाद क्या आया? प्रगतिवाद आया 1936 से 1943। प्रयोगवाद 1943 से 1950 और नई कविताएं जो कि 1950 से लेके अब तक आ रही हैं, तो इसकी अभी समय सीमा फिक्स नहीं की गई है, इसीलिए अभी से 1950 से लेके अभी तक का जो समय है वो नई कविताओं का है, नए लेखन शैली का है, ठीक है। तो एक बार और पढ़ते हैं। सबसे पहले आया भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, है ना। इतना इन 7 भागों में डिवाइड किया गया है किसको? आधुनिक काल को। समय सीमा आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे 1900 कर लेना, 1900 ईस्वी से 1920, है ना। चलिए अब हम एक एक करके भारतेंदु युग वगैरह सबको पढ़ते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले भारतेंदु युग, क्योंकि सबसे पहले भारतेंदु युग आया था और किसके नाम पर ये फेमस हुई युग? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हम देखेंगे। भारत दूरदशा, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, प्रेम मालिका,
प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप। यानी इनकी ज्यादातर रचनाएं प्रेम से स्टार्ट है ना। किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। और इस युग को किस नाम से जानते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम से जानते हैं। भारतेंदु युग को भारत दूरदर्शा, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप। उसके बाद आते हैं अंबिका दत्त व्यास जी, है ना। इनकी पावन पचासा, है ना, पावन पचासा अंबिका दत्त जी की एक काव्य कृति है, इंपॉर्टेंट है। पावन पचासा किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है। दूसरी इनकी रचना है बिहारी बिहार और चांद की रात, ये किसकी है? अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है। दूसरे आते हैं इसमें ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह, इनकी रचना है श्यामलता, श्याम सरोजनी, मेघदूत, ऋतु संहार एंड देवयानी। किसकी रचना है? ठाकुर जगमोहन सिंह जी की। रामचरण गोस्वामी, जिसकी बहुत फेमस रचना है बाल विधवा। रामचरण गोस्वामी जी की कौन सी रचना है? बाल विधवा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। भारतेंदु युग के बाद कौन सा युग आता है? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग किस रचनाकार के नाम से फेमस है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से फेमस है, और उन्हीं के नाम पर इस युग का नाम रखा गया है द्विवेदी युग। किसके नाम पे रखा गया है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे। अब इनकी काव्य मंजूषा, सुमन, ऋतु तरंगनी, अयोध्या का विलाप किसने लिखा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है काव्य मंजूषा, सुमन, ऋतु तरंगनी, अयोध्या का विलाप। अब यहाँ पे इनके बारे में कुछ बातें हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। ये संपादक थे, किसके संपादक थे? सरस्वती पत्रिका के, है ना, साहित्यिक पत्र के कौन थे? संपादक थे। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना। सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त हुए थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 4-5 रचनाकार या लेखक का नाम दे दिया जाए और इसमें से पूछा जाए कि इनमें से कौन थे जो कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। कब इन्हें चुना गया था संपादक? 1903 ईस्वी में, है ना। उसके बाद नाम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, मैथिली शरण गुप्त। हमारे प्रथम राष्ट्र कवि के नाम से फेमस है मैथिली शरण गुप्त। इन्होंने क्या लिखी थी? भारत भारती, साकेत, जयद्रथ व्रत या यशोधरा। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। कौन सी? भारत भारती, साकेत, जयद्रथ व्रत और यशोधरा। उसके बाद आता है नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय। ये सब किस युग के रचनाकार हैं? द्विवेदी युग के, है ना। तो अगर क्वेश्चन आए कि मैथिली शरण गुप्त का संबंध किस युग से है, तो द्विवेदी युग से है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के नाम से ये फेमस थे। किस युग से रिलेटेड है? तो द्विवेदी युग से। अब चलिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना पढ़ेंगे। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और रसकलश किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरिऔध के नाम से ये फेमस थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे किस युग के बारे में हम पढ़ेंगे। द्विवेदी युग के बाद कौन सा आया था? छायावादी, है ना। छायावादी कवियों के नाम और उनकी रचनाएं। इसमें सबसे पहला नाम आता है जयशंकर प्रसाद जी का। उनकी रचनाएं कौन सी है जयशंकर प्रसाद जी की? झरना, आंसू, लहर, कमायनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद जी की महाकाव्य है, प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी रचना क्या है? परिमल, अनामिका, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता और अर्मिणा। किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना। सूर्यकांत त्रिपाठी जी का संबंध किस युग से है? छायावादी कवि थे, है ना। सुमित्रानंदन पंत जी का संबंध किस युग से है? छायावादी कवि के रूप में है। इसमें क्या है? पल्लव, चिदंबरा किसकी बहुत फेमस रचना है? सुमित्रानंदन पंत जी की। वीणा, अब वीणा जो है ना, इनकी पहली काव्य रचना है ना। वीणा से उन्होंने अपनी काव्य रचना की शुरुआत की थी। किसने? सुमित्रानंदन पंत जी ने। युगांत, काला और बूढ़ा चांद और स्वर्ण धूली। एक बार और पढ़ेंगे हम सुमित्रानंदन पंत जी का। पल्लव, चिदंबरा, वीणा, युगांत, काला और बूढ़ा चांद और स्वर्ण धूली किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत जी की प्रमुख रचनाओं में से आते हैं। अब हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा, जिनको हम क्या बोलते हैं? आधुनिक युग की मीरा के नाम से ये फेमस थी। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं लिखी हैं। निहार, रश्मि, नीरिजा और संध्या गीत।
ये सब रचनाएं किसकी है? महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। अब आपको ये समझना है कि निहार, रश्मि, नीरजा और संध्या गीत, इन चारों को मिलाकर एक उन्होंने संकलन तैयार किया है ना, और संकलन कहे या संग्रह, उसका नाम क्या दिया गया? यामा। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यामा कौन कौन सी रचनाओं को मिलाकर बोला जाता है, तो निहार, रश्मि, नीरजा और संध्या गीत को मिला के क्या बोला जाता है? यामा। और यामा के लिए ही उन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1982 यानी 1982 में ज्ञानपीठ, जो कि साहित्य का बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध पुरस्कार माना जाता है, वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और इनको दिया गया था 1942 में। किसके लिए दिया गया था? यामा के लिए दिया गया था। और यामा में कौन कौन सी कहानियों का संग्रह है? नीरजा, रश्मि, निहार और संध्या गीत, इन चारों को मिला के क्या बोलते हैं? इन चारों क्या है? यामा के नाम से फेमस है। ये चारों को मिला के यामा नाम से एक संग्रह उन्होंने तैयार किया था। और पहली महिला थी जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था 1982 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रगतिवाद। अभी हमने क्या पढ़ा था? छायावाद। छायावाद के बाद क्या आया? प्रगतिवाद। इसमें भी सूर्यकांत त्रिपाठी जी का नाम आता है। और इससे पहले वाले में भी हमने पढ़ा था कि छायावाद के भी कवि थे सूर्यकांत त्रिपाठी, और प्रगतिवाद के भी थे। कुकुरमुत्ता, अरमिणा, नए पत्ते, बेला और अर्चना किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अब पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की क्या है? युगांत, युगवाणी और ग्राम्य, है ना। किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत जी की। उसके बाद आता है रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी बहुत ही फेमस और दूसरे राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए, है ना। तो दूसरे राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई? रामधारी सिंह दिनकर जी को दी। और पहले राष्ट्र कवि कौन थे? अभी मैंने बताया, मैथिली शरण गुप्त थे। तो इनकी रचना है कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये प्रमुख रचनाएं हैं। रश्मि, इनका डिटेल में मैंने एक और वीडियो बनाया है, जो कि सारे फेमस रचनाकार थे, उनकी रचनाएं बताइए। रश्मि रथी से ली गई है क्या? कृष्ण की चेतावनी, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूम धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, है ना। केदारनाथ अग्रवाल, लोक तथा आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल, किसने लिखा? केदारनाथ अग्रवाल ने। नेक्स्ट है नागार्जुन। नागार्जुन ने कौन कौन सी कविताएं लिखी? सतरंग पंखों वाली, युग धारा, प्यासी पथराई, किसने लिखी? नागार्जुन जी ने की रचनाएं हैं ये। ठीक है, अब हम प्रयोगवाद के कवि के नाम और उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला नाम आता है अगय पढ़ेंगे। और इनका पूरा नाम था सचितानंद हीरानंद, इनका नाम था। किसका नाम था? अजय जी का असली नाम, अगय जी का असली नाम क्या था? सचितानंद हीरानंद। ठीक है, इनकी बहुत फेमस रचनाएं हैं। हरी घास पर क्षण भर और इंद्रधनुष रौंदे हुए, किसकी रचना है? अगय जी की रचना है। धर्मवीर भारती, इनकी रचना है सूरज का सातवां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, बंद गली की आखिरी मकान और अंधा युग, किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की रचना है। एक बार और पढ़ेंगे। सूरज का सातवां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, बंद गली की आखिरी मकान, अंधा युग। उसके बाद हम भारत भूषण जी अग्रवाल जी की रचना पढ़ेंगे। उन्होंने क्या लिखी? भारत भूषण अग्रवाल जी की रचना क्या थी? ओ अप्रस्तुत मन, किसने लिखी है? भारत भूषण अग्रवाल जी ने लिखी है। मुक्ति मार्ग किसकी रचना है? भारत भूषण अग्रवाल जी की रचना है। उतना वह सूरज है, उतना वह सूरज है, यानी अगर क्वेश्चन आए कि ओ अप्रस्तुत मन किसकी रचना है, तो भारत भूषण अग्रवाल जी की रचना है। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कौन कौन सी रचना है? बांस का फूल, एक सूनी नाव और गर्म हवाएं, किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है। अगला है गजानन माधव मुक्ति बोध, है ना। क्या नाम है पूरा? गजानन माधव मुक्ति बोध, यानी चांद का मुंह टेढ़ा, किसने लिखा है? गजानन माधव मुक्ति बोध ने लिखा है। यानी मुक्ति बोध के नाम से फेमस थे, गजानन माधव इनका नाम था। काठ का सपना, है ना, काठ का सपना किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्ति बोध की। नेक्स्ट हम देखेंगे गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर की कौन कौन सी रचना है? मीरज, नास और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, किसकी रचना है? गिरिजा कुमार माथुर जी की रचना है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं हम अब नई कविताएं, है ना। नई कविता यानी 1950 से लेके अभी तक का समय माना जाता है। उसमें सबसे पहला नाम है भवानी प्रसाद मिश्र जी का। उन्होंने क्या लिखा है? कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल। सतपुड़ा के जंगल बहुत ही डरावना और घना जंगल होता है ना, सतपुड़ा के जंगल। सन्नाटा, गीत फिरोज, चकित है दुख। चकित है दुख किसने लिखी है? भवानी प्रसाद मिश्र जी ने, ठीक है। अगला है दुष्यंत कुमार, सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, साए में धूप। ये किसकी रचना है? दुष्यंत कुमार जी की रचना है। कुंवर नारायण की रचना है। चक्रव्यूह, आमने सामने कोई दूसरा नहीं। ये किसकी रचना है? कुंवर नारायण जी की। यानी चक्रव्यूह अलग है, आमने सामने अलग है, और कोई दूसरा नहीं अलग है ना। श्रीकांत वर्मा जी की क्या नाम है? दिनारंभ, भटका मेघ, माया दर्पण और मखद किसकी रचना है? श्रीकांत जी की। दिनारंभ, भटका मेघ, माया दर्पण और मखंद किसकी रचना है? किसकी रचना है? श्रीकांत वर्मा जी की रचना है, ठीक है। तो ये थे कुछ रचनाकार, रचनाएं और भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड कुछ बातें जो कि हमने पढ़ी कि किस तरह से हिंदी साहित्य को हमने क्या किया, कवियों ने वर्गित किया और उसको हमने देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा और बने रहिए आपके अपने चैनल स्टडी परचम पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। Thank you so much for watching. Bye.